इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें फाइनेंस क्या होता है, बिजनेस फाइनेंस, और उसको किस तरह मैनेज किया जाता है एंड उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो. नाउ we are going to the second part, that is financial decisions. The finance manager has to take decisions about the finance. This is called financial decisions. जो फाइनेंस मैनेजर होता है उसको फाइनेंस को लेकर के कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, तो उसी डिसीजंस के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे. फाइनेंशियल डिसीजन किसको बोलते हैं? पैसा कहाँ से लाया जाए, पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, पैसे में से कितना डिविडेंड दिया जाए, कितना पैसा रख लिया जाए, ये सब जो डिसीजंस लिए जाते हैं उसको बोलते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस. जैसे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो होगा वो ये डिसाइड करेगा कि पैसा कहाँ से लाएं, डेब्ट से लाएं या इक्विटी से लाएं. फिर वो सोचेगा कि पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें, फिक्स्ड में इन्वेस्ट करें, फिक्स्ड को कैपिटल बजटिंग बोलते हैं, या वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करें. और बिजनेस करने के बाद ईयर के एंड में अगर प्रॉफिट होता है तो उसमें से कितना डिविडेंड दें, प्रॉफिट कितना डिविडेंड दें और कितना पैसा बचा के रख लें. तो ये सब डिसीजन उसको लेना पड़ता है. इन डिसीजन को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द सॉल्यूशन ऑफ 3 मेजर इशू रिलेटिंग टू फाइनेंशियल ऑपरेशन ऑफ अ फॉर्म करस्पॉन्डिंग टू द 3 क्वेश्चंस ऑफ इन्वेस्टिंग. कहाँ इन्वेस्ट करना है, हमें इन्वेस्ट कहाँ करना है, फिक्स्ड में इन्वेस्ट करना है या वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करना है. फाइनेंसिंग, कहाँ से पैसा लाना है, डेब्ट से पैसा लाना है या इक्विटी से पैसा लाना है. डिविडेंड डिसीजन, कितना पैसा डिविडेंड देना है और कितना पैसा बचा के रखना है. तो ये सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं. इसी को हम लोग फाइनेंशियल डिसीजंस बोलते हैं. फाइनेंशियल डिसीजंस बोलते हैं. इन फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट it means the selecting of best financial alternatives or best investment alternatives. बेस्ट फाइनेंशियल अल्टरनेटिव को हम सिलेक्ट करेंगे या बेस्ट इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव को हम सिलेक्ट करते हैं. इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस. द फाइनेंस फंक्शन देयर फॉर इज कंसर्न विथ 3 ब्रॉड डिसीजंस. तो फाइनेंस फंक्शन जो होता है 3 डिसीजन पे डिपेंड करता है. तो अब ये तीनों डिसीजंस फिर एक बार देख लेते हैं. पैसा कहाँ कहाँ से लाएं, ये पहला डिसीजन लेना पड़ता है. तो या तो डेब्ट से लेंगे या इक्विटी से लेंगे, या थोड़ा डेब्ट से लेंगे या थोड़ा इक्विटी से लेंगे. तो ऐसा डिसीजन लेंगे. और पैसा तो आ गया, अब उसको कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, फिक्स्ड में इन्वेस्ट करेंगे या वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे. और फिर बिजनेस करते समय जो हमें प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट से शेयर होल्डर को हम कितना दें, दें या ना दें, ज़्यादा दें कम दें, पैसा कुछ बचा के रखें, इसके डिसीजन को डिविडेंड डिसीजन बोलते हैं. तो इस हिसाब से देखा जाए तो डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस जो होते हैं 3 तरह के होते हैं. फाइनेंसिंग डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन. फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब पैसा कहाँ कहाँ से लाएं, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब पैसा कहाँ कहाँ लगाएं, और डिविडेंड डिसीजन मतलब जो प्रॉफिट हुआ उसको कितना शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करें. अब एग्ज़ाम में इसमें कन्फ्यूजन होता है कि फाइनेंसिंग डिसीजन कभी कभी आ जाता है और कभी कभी फाइनेंशियल डिसीजन आ जाता है. अगर आ गया एक्सप्लेन फाइनेंशियल डिसीजंस, देन वी हैव टू एक्सप्लेन ऑल द 3 डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन. अगर आ गया एक्सप्लेन फाइनेंसिंग डिसीजन, देन हमें फाइनेंसिंग डिसीजन को सिर्फ डिस्कस करना है. तो दोनों अलग अलग है. फाइनेंशियल डिसीजन के 3 पार्ट है, लेकिन फाइनेंसिंग डिसीजन में कहाँ से पैसा लाना है हमें सिर्फ वही डिस्कस करना है. तो इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ फाइनेंसिंग डिसीजन. अभी हम लोगों ने देखा 3 तरह के डिसीजन होते हैं. तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ डिस्कस करेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन, क्योंकि तीनों डिसीजन अगर डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. इसलिए हम आज डिस्कस करेंगे इसमें सिर्फ फाइनेंसिंग डिसीजन, कि पैसा कहाँ कहाँ से लाना है, कहाँ से कितना लाना है. व्हाट इज फाइनेंसिंग डिसीजंस. फाइनेंसिंग डिसीजन में हमें ये देखना होता है कि हमें डेब्ट की तरफ जाना है या इक्विटी की तरफ जाना है, या हमें दोनों को लेना है. डेब्ट भी लगाना है और इक्विटी भी लगाना है बिजनेस में.
दिस डिसीजन इज अबाउट द क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी रेज फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज। ये दोनों लॉन्ग टर्म सोर्स है, डेब्ट और इक्विटी। शॉर्ट टर्म फाइनेंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। शॉर्ट टर्म फाइनेंस का डिस्कशन वर्किंग कैपिटल डिसीजन, वर्किंग कैपिटल में किया जाएगा। इट इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस अवेलेबल सोर्सेस। अब हमारे पास दो ब्रॉड सोर्स है, एक डेब्ट और इक्विटी। अब इसमें डेब्ट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और इक्विटी में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इसमें द मेन सोर्सेस ऑफ फंड ऑफ द फर्म आर शेयर होल्डर्स फंड और एंड बोरोड फंड। बोरोड फंड का मतलब होता है डेब्ट और शेयर होल्डर्स फंड का मतलब होता है इक्विटी। तो ये डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें डेब्ट से पैसा लेना है या इक्विटी से पैसा लेना है बिजनेस करने के लिए। द शेयर होल्डर फंड रेफर टू द इक्विटी कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग। शेयर होल्डर फंड में दो चीज़ आता है, एक इक्विटी कैपिटल आता है और एक रिटेन अर्निंग होता है। रिटेन अर्निंग मतलब जो बिजनेस में हमने बचा के रखा है, दैट इज रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व जिसको हम लोग बोलते हैं। तो रिटेन अर्निंग और इक्विटी कैपिटल आता है शेयर होल्डर फंड में। जबकि बोरोड फंड में क्या आता है, बोरोड फंड में डिवेंचर आता है या और अदर फॉर्म ऑफ डेब्ट, जैसे बैंक से लोन ले लिए हैं, ये सब आता है बोरोड फंड में। तो इक्विटी में आ गया, शेयर होल्डर्स फंड में आ गया इक्विटी कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग। बोरोड फंड दैट इज डेब्ट, डेब्ट में आ गया डिवेंचर एंड अदर फॉर्म ऑफ डेब्ट। A firm has to decide the proportion of fund to be raised from other sources based on their basic characteristic। अब दोनों ही फाइनेंस का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो आप लोग क्लास 11 में पढ़े हुए हैं। तो उस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हमें डिसाइड करना पड़ता है कि किस फंड से कितना पैसा लेंगे हम लोग बोरोड फंड से कितना लेंगे और इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड से कितना पैसा लेंगे, या हम ऐसे बोल सकते हैं डेब्ट से कितना पैसा लेंगे और इक्विटी से कितना पैसा लेंगे। ये डिपेंड करता है उसके फीचर्स के ऊपर। अ फर्म देयरफॉर नीड टू हैव जुडिशियल मिक्स ऑफ बोथ डेब्ट एंड इक्विटी। इसलिए उसको फर्म्स को या तो डेब्ट और या तो इक्विटी से पैसा लगा सकता है या दोनों का मिक्सचर करके भी लगा सकता है फाइनेंशियल डिसीजंस में, विच में भी डेब्ट इक्विटी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग, सभी को मिक्स करके भी बिजनेस में लगाया जा सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि बिजनेस को क्या चाहिए, बिजनेस को क्या फीचर चाहिए अपने फाइनेंस में, उसके हिसाब से। फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन को अफेक्ट करने वाले क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है कॉस्ट। डेब्ट और इक्विटी या बोरोड फंड और शेयर होल्डर्स फंड, दोनों से पैसा लेने में कुछ ना कुछ रिस्क है, कुछ ना कुछ कॉस्ट है, कुछ ना कुछ उसके फैक्टर्स हैं। यहाँ पे हम लोग फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है कॉस्ट। कॉस्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस फंड से कितना कॉस्ट होता है। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड थ्रू डिफरेंट सोर्सेस आर डिफरेंट। हर फंड का अपना अपना खर्च है। अगर आप डेब्ट रखते हैं तो उसका अलग खर्च होता है, इक्विटी रखते हैं तो उसका अलग खर्च होता है। जैसे अगर एक डेब्ट रखते हैं तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, इक्विटी रखते हैं तो हमें डिविडेंड देना पड़ता है। तो वो डिपेंड करता है। तो एक अच्छा फाइनेंस मैनेजर जो होता है वो ऐसा फंड सिलेक्ट करता है जो चीपेस्ट हो, सबसे सस्ता हो। द कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ फाइनेंस हैज़ टू बी एस्टिमेटेड। तो उसके लिए तो उसे एस्टिमेट करना पड़ेगा कि किस फंड में कितना खर्च पड़ रहा है। जिसमें ज़्यादा खर्च पड़ रहा है वो उसको ऑप्ट नहीं करेगा, जिसमें कम खर्च पड़ रहा है उसको ऑप्ट करेगा। जैसे सम सोर्सेस में बी चीपर देन अदर्स, कुछ सोर्स तो ऐसे होते हैं जो दूसरे से सस्ते होते हैं। जैसे डेब्ट इज कंसिडर्ड टू बी द चीपेस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेस, सारे सोर्सेस से चीपेस्ट माना जाता है डेब्ट को। क्यों? क्योंकि इसमें टैक्स डिडक्टिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट मेक्स इट स्टिल चीपर। टैक्स डिडक्ट करने के कारण इसमें टैक्स डिडक्शन होता है, इसके कारण ये चीपर हो जाता है। जैसे अगर आपका नेट प्रॉफिट 10 लाख हुआ है, नेट प्रॉफिट 10 लाख हुआ है और आपने इंटरेस्ट 2 लाख दे दिया है, तो 8 लाख आपका नेट प्रॉफिट होगा। तो अब 8 लाख पे आपको इनकम टैक्स देना है। और अगर इंटरेस्ट नहीं माइनस होता तो आपको 10 लाख पे इनकम टैक्स देना पड़ता। तो इनकम टैक्स आपको ज़्यादा देना पड़ता, लेकिन डेब्ट होने के कारण, डेब्ट के इंटरेस्ट के कारण आपको इनकम टैक्स कम देना पड़ेगा। तो टैक्स की सेविंग होती है और इसलिए ये डेब्ट जो होता है एक चीप सोर्स माना जाता है। एसोसिएटेड रिस्क इज ऑल्सो डिफरेंट फॉर इच सोर्सेज, दोनों के लिए अलग अलग रिस्क भी है। इट इज़ नेसेसरी टू पे इंटरेस्ट ऑन डेब्ट, लेकिन
डेप्ट पे इंटरेस्ट तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है, एंड रिडीम द प्रिंसिपल अमाउंट ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पे उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी पेमेंट करना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम है डेप्ट में। तो देयर इज नो सच कंपल्सरी टू पे एनी डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, लेकिन इक्विटी शेयर पे कोई डिविडेंड नहीं पे करना है। तो अगर टैक्स की बात करें, टैक्स की तरफ से सोचें, टैक्स सेविंग की तरफ से सोचें, तो डेप्ट ज़्यादा अच्छा है, इक्विटी अच्छा नहीं है। लेकिन अगर हम अदर साइड से सोचते हैं तो हमें इंटरेस्ट डेप्ट पे ज़्यादा देना पड़ता है। उस मायने में शेयर होल्डर पे कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, इक्विटी पे कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, तो इक्विटी हमारे लिए ज़्यादा सस्ता है। क्योंकि इक्विटी पे डिविडेंड देना पड़ता है लेकिन वो कंपलसरी नहीं है, तो इक्विटी हमारे लिए ज़्यादा सस्ता है। तो ये कॉस्ट एक मैटर हो गया। दूसरा फैक्टर है रिस्क। रिस्क एसोसिएटेड विथ ईच सोर्स इज डिफरेंट, हर सोर्स का रिस्क अलग अलग होता है। इक्विटी का अलग रिस्क होता है और डेप्ट का अलग रिस्क होता है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड दैट इज डेप्ट हैव टू बी पेड रिगार्डलेस टू वेदर और नॉट द फर्म हैज अर्न प्रॉफिट। फर्म ने प्रॉफिट कमाया नहीं कमाया उससे मतलब नहीं है, आपको डेप्ट पे इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, बोरोड फंड पे इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, कंपलसरी है कि आपको देना पड़ेगा। तो आप प्रॉफिट नहीं किए हैं, लॉस हुआ बिजनेस में, फिर भी इंटरेस्ट दीजिएगा तो कहाँ से पैसा लगेगा? बैंक से लोन लेकर के आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो एक इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए लोन लेना, फिर इंटरेस्ट देना, तो ये रिस्की चीज़ है। तो द बोरोड फंड हैव टू बी रिपेड एट फिक्स टाइम। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि बोरोड फंड से अगर पैसा लेते हैं तो एक फिक्स टाइम के बाद हम उसको वापस भी करना पड़ेगा। दो प्रॉब्लम है, एक तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा लॉस हो तो भी, और दूसरा पैसा वापस करना पड़ेगा। द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट इज नोन एज द फाइनेंशियल रिस्क। अगर हम पैसा नहीं दे पाए, फिक्स टाइम के बाद हम वापस नहीं कर पाए तो क्या होगा? तो फाइनेंशियल रिस्क होगा, विच हैज़ टू बी कंसिडर्ड बाय द फर्म लाइकली टू हैव इनसफिशिएंट शेयर होल्डर टू मेक दिस फिक्स्ड पेमेंट। ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय उसको पेमेंट करना हो उस समय हमारे पास शेयर होल्डर कम हो या हमारे पास पैसा कम हो, हम उसको पेमेंट नहीं कर पाएँ, तो अल्टीमेटली हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। Thus, there is some amount of financial risk in debt financing. तो डेप्ट से पैसा लेने में रिस्क है। The overall financial risk depend upon the proportion of debt in the total capital. ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा डेप्ट लिए तो भी रिस्क है। रिस्क ज़्यादा अगर डेप्ट लेते हैं हम, रिस्क के प्रोपोर्शन अगर ज़्यादा होता है हमारे फाइनेंस में, तब रिस्क, डेप्ट का प्रोपोर्शन अगर ज़्यादा होता है हमारे फाइनेंस में तब रिस्क है, ऐसे रिस्क नहीं है। Shareholders fund, on the other hand, involve no commitment regarding the payment of return of repayment of capital. लेकिन शेयर में ऐसा नहीं है, शेयर में मालिक का पैसा लगा है, शेयर होल्डर तो मालिक हो गया, तो उसका पैसा वापस करना ही नहीं है, तो ऐसा कोई रिस्क है ही नहीं। तो अगर रिस्क के बारे में सोचते हैं तो शेयर होल्डर से पैसा लेना या इक्विटी से पैसा लेना या शेयर होल्डर फंड से पैसा लेना ज़्यादा ज़्यादा कम, मतलब सेफ है। और अगर डेप्ट से पैसा लेते हैं तो ज़्यादा रिस्की है। अगर रिस्क को एक फैक्टर समझते हैं तो कॉस्ट को एक फैक्टर समझते हैं, तो वहाँ पे दो दो बात है। कॉस्ट में हमें इंटरेस्ट देना ही डेप्ट में हमें इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, तो इसके लिए वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। लेकिन अगर टैक्स की बात करते हैं तो डेप्ट के कारण हमारा टैक्स सेविंग होता है, तो ज़्यादा चीपर पड़ता है। तो वहाँ पे हमें ये सब सोचना पड़ता है। नेक्स्ट है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट और फ्लोटेशन कॉस्ट अलग है। कॉस्ट है कि हम कोई सामान खरीद लिए, अब उसको खरीद के रखे हैं, तो हम रखने में, उसको मेंटेन करने में जो खर्च होता है वो कॉस्ट यहाँ पे है। जैसे कि हमने लोन ले लिया बैंक से, तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसको ईएमआई देना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए कॉस्ट है। लेकिन फ्लोटेशन कॉस्ट अलग है। फ्लोटेशन कॉस्ट जो होता है, फ्लोटेशन कॉस्ट में होता है द फंड रेजिंग एक्सरसाइज ऑल्सो कॉस्ट समथिंग। फंड को रेज करने में भी कुछ खर्च पड़ता है। जैसे बैंक से लोन लेने गए तो हमें कुछ खर्च पड़ेगा, जैसे हमें टीट बनवाना पड़ेगा, हमें कुछ टैक्स देना पड़ता है, वहाँ पे हमें रिवेन्यू जमा करना पड़ता है गवर्नमेंट के अकाउंट में, तो ये कुछ खर्च पड़ता है हमें। शेयर से पैसा लेते हैं तो हमें प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, हमें अंडर राइटर्स डिसाइड करने पड़ते हैं, हमको एजेंट डिसाइड करना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें खर्च पड़ता है, तो उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। द कॉस्ट इज कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट। जो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड को हम लोग फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। इट ऑल्सो मस्ट बी कंसिडर्ड वाइल इवेल्युएटिंग डिफरेंट सोर्सेज। फाइनेंशियल डिसीजन इज दस concerned with the decision about how much to be raised from which sources. The decision determine the overall cost of capital and the financial risk of the enterprise. अब पूरे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होता है
ये फ्लोटेशन कॉस्ट पे डिपेंड करता है, हम किस डेप्ट से पैसा ले रहे हैं कि इक्विटी से पैसा ले रहे हैं। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट की बात करें तो डेप्ट में फ्लोटेशन कॉस्ट कम होता है, इक्विटी में फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा होता है। अगर हम फ्लोटेशन कॉस्ट बचाना चाहते हैं तो हमें डेप्ट इशू करना चाहिए। अगर हम फ्लोटेशन कॉस्ट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें इक्विटी इशू करना चाहिए। हायर द फ्लोटेशन कॉस्ट लेस अट्रैक्टिव द सोर्सेस, जितना ज़्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट होता है उस सोर्स को उतना ज़्यादा कम अट्रैक्टिव माना जाता है। नेक्स्ट है कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी। कंपनी के अंदर कैश की पोजीशन क्या है, यानी कंपनी में पैसा कितना आ रहा है और कंपनी से पैसा कितना जा रहा है। कैश डे टू डे कैश कितना आ रहा है और कितना जा रहा है, इसको हम लोग कैश फ्लो बोलते हैं। तो कैश फ्लो मीन्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। कैश का इनफ्लो कितना हो रहा है बिजनेस में, आउटफ्लो कितना हो रहा है। अगर इनफ्लो आउटफ्लो अच्छी तरह से हो रहा है जैसे कि पुराने बिजनेस में होता है तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रॉन्गर कैश फ्लो पोजीशन में मेक डेब्ट फाइनेंसिंग मोर वायबल देन फंडिंग थ्रू इक्विटी। तब डेब्ट से पैसा लेना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आप आराम से इंटरेस्ट पेमेंट कर पाएंगे। आपके बिजनेस में पैसा आना जाना आता जाता रहता है तो आप आराम से डेब्ट इंटरेस्ट पे करने पाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपने नया बिजनेस सेटअप किया और अभी आपका सिर्फ आउटफ्लो ही हो रहा है, इनफ्लो कुछ हो ही नहीं रहा है क्योंकि अब नया बिजनेस है। जैसे आप एक फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं तो सेटअप कर रहे हैं अभी 2-3 साल लगेगा सेटअप करने में, तो आपको सिर्फ आउटफ्लो होगा, खर्च होगा, पैसा आएगा नहीं। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप डेब्ट से पैसा लेते हैं तो आप इंटरेस्ट पेमेंट करने में आपको एक बोझ महसूस होगा। तो ऐसे में कहा जाता है कि डेब्ट फाइनेंसिंग ठीक नहीं है। लेकिन डेब्ट फाइनेंसिंग कब ठीक है, जब कैश फ्लो का पोजीशन अच्छा है। नेक्स्ट है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। हर बिजनेस का अपना फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है। जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पेमेंट करना है, रेंट पेमेंट करना है, सैलरी देना है, तो इस तरह के जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होते हैं, अगर बिजनेस में फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर ज़्यादा है, हायर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जैसे बिल्डिंग रेंट, इंश्योरेंस, प्रीमियम, सैलरी, तो उस इट मस्ट रिड्यूस फिक्स्ड फाइनेंस कॉस्ट। तो उसे फाइनेंस कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहिए क्योंकि एक तो पहले से कॉस्ट ज़्यादा है और आप एक फाइनेंस कॉस्ट ले लेंगे जो और ज़्यादा आपके फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को बढ़ा देगा। तो इस कंडीशन में लो डेब्ट फाइनेंसिंग इज बेटर, तब डेब्ट फाइनेंसिंग कम करना चाहिए क्योंकि डेब्ट के कारण इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। तो एक पहले से आपके पास फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा और आप ऐड करना चाहते हैं तो ये बिजनेस के लिए नेगेटिव होगा, इसलिए वहाँ लोअर डेब्ट फाइनेंसिंग ज़्यादा अच्छा माना जाता है। सिमिलरली फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लेस, मोर ऑफ डेब्ट फाइनेंसिंग मे बी प्रेफर्ड। अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो डेब्ट फाइनेंसिंग कम डेब्ट फाइनेंसिंग से भी काम चल जाएगा, कम डेब्ट से भी काम चल जाएगा। कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन क्या होता है, अगर आप बिजनेस को कंट्रोल करना चाहते हैं पूरी तरह से तो शेयर होल्डर जितने ज़्यादा बढ़ेंगे आपकी कंट्रोलिंग पावर उतनी कम होती जाएगी क्योंकि शेयर होल्डर ऑनर होते हैं। एक बिजनेस में 2 ऑनर है और 2000 ऑनर है और 2 लाख ऑनर है, तो 2 ऑनर में ज़्यादा कंट्रोल होगा, 2000 में कम होगा और 2 लाख में एकदम कम होगा क्योंकि आपके पास कंट्रोलिंग पावर जो होगा शेयर होल्डर को शिफ्ट होती जाती है। तो कंट्रोल अगर आप ज़्यादा चाहते हैं, इश्यू ऑफ मोर इक्विटी में लीड्स टू डाइल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल ओवर द बिजनेस। कंट्रोल हमारा खत्म होता जाता है क्योंकि बहुत सारे शेयर होल्डर हैं, सब अपने अपने राय देंगे, सबकी अपनी अपनी डिसीजंस होंगी, वोटिंग होगी, तो सब एक एक डिसीजन पे नहीं भी आ सकते हैं, तो कंट्रोल ठीक से नहीं हो पाता है। तो डेब्ट फाइनेंसिंग हैज़ नो सच इम्प्लीकेशन। डेब्ट से पैसा लेते हैं तो डेब्ट वालों को तो वोटिंग करने का कोई राइट नहीं है, इक्विटी वाले को वोटिंग करने की राइट होती है। डेब्ट वालों को वोटिंग करने की राइट नहीं है और आपका मैनेजमेंट पे जो कंट्रोल है, ऑर्गेनाइजेशन पे जो कंट्रोल है, वो डाइल्यूट नहीं होगा अगर आप डेब्ट इशू करते हैं तो। लेकिन इक्विटी इशू करते हैं तो आपका कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा, आपका पावर डाइल्यूट हो जाएगा। कंपनीज अफ्रेड ऑफ अ टेक ओवर बीट वुड प्रेफर डेब्ट टू इक्विटी। जो कंपनी टेक ओवर बीट से बचना चाहते हैं वो डेब्ट से इक्विटी की तरफ जाते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा डेब्ट ले लिए और पेमेंट नहीं कर पाए, तो जो जहाँ से हम डेब्ट लिए हैं वो हमारे बिजनेस पे उसका अधिकार हो जाएगा, तो इससे अगर कंपनी बचना चाहती है तब कंपनी इक्विटी की तरफ जाती है। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में
क्या कंडीशन चल रहा है, कैपिटल मार्केट कौन सा पीरियड में है, बूम पीरियड में है या रिसेशन में है, इस पे भी डिपेंड करता है। हेल्थ ऑफ द कैपिटल मार्केट में ऑल्सो अफेक्ट द चॉइस ऑफ द सोर्स ऑफ फंड। अगर कैपिटल मार्केट में बहुत बूम पीरियड है, पीरियड व्हेन स्टॉक मार्केट इज राइजिंग, पूरा स्टॉक मार्केट राइज कर रहा है, मोर पीपल इन्वेस्ट इन इक्विटी, तो लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, उस समय आप इक्विटी इशू कीजिए, ज़्यादा दाम में भी लोग खरीदने के लिए तैयार रहेंगे, तो वहाँ पे इक्विटी इशू करना ज़्यादा प्रेफरेबल माना जाता है। बट डिप्रेस्ड कैपिटल मार्केट, जब कैपिटल मार्केट नीचे जा रहा है, डिप्रेस्ड कैपिटल मार्केट में इशू ऑफ इक्विटी शेयर डिफिकल्ट फॉर एनी कंपनी, किसी कंपनी के लिए शेयर इशू करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसी के साथ ही फाइनेंशियल डिसीजंस का फर्स्ट पार्ट, दैट इज फाइनेंशियल डिसीजन में 3 होते हैं, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड। तो हम फाइनेंसिंग को कंप्लीट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।